पेपर 12 डीएड स्पेशल एजुकेशन पेपर 12 यानी हाई सपोर्ट नीड का जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड, इस पर चर्चा करते हैं और इसको जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये टॉपिक क्या है और किस रिलेटिव इस टॉपिक में चर्चा की गई है। तो हाई सपोर्ट नीड दैट मीन्स कि वह बच्चे जिसको सामान्य से ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है या देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में वो उसकी सहायता हो सकती है। तो फिजिकल यानी चलने फिरने से संबंधित उसको ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक यानी बुद्धि से रिलेटिव उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर बिहेवियरल यानी कि उसका व्यवहार से संबंधित उसको ज़्यादा देखभाल या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इमोशनल सपोर्ट भी शामिल होते हैं। तो इन क्षेत्र में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखभाल या सहायता या हर एक क्षेत्र में उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक दिव्यांगता के साथ साथ अन्य डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, तो ऐसे बच्चों में इसको हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को भी या अन्य डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिसको होती है, तो ऐसे बच्चों को भी हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने डेली एक्टिविटीज़ को मतलब आत्मनिर्भर होकर कर सके यानी इंडिपेंडेंट होकर कर सके। इसके ग्रुप डायनेमिक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक यानी कि समूह की गतिशीलता को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पता चलता है कि एक ग्रुप के लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इसका इम्पैक्ट सपोर्ट देने पर कैसा होता है। मान लीजिए कि एक ग्रुप में बच्चे हैं, तो वे एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट देने पर वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के साथ ग्रुप डायनेमिक मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है और इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि एक ग्रुप में बच्चे को रखा गया है, तो उसमें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके लिए हमको समझना काफ़ी ज़रूरी होगा और ये चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे हैं और इसको काफ़ी ज़रूरत होती है हर क्षेत्र की, जैसे फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, कोग्निटिव हो गया। तो ये एक दूसरे को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पेशेंस भी रखना ज़रूरी होता है। क्रिएटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट यानी बनाने के लिए की फैक्टर पर ध्यान देना होगा। यानी कि जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम जो क्रिएट करने वाले हैं, तो उसमें किस किस बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला है एक्सेसिबिलिटी, यानी सभी बच्चों के लिए फिजिकल और कम्युनिकेटिव एक्सेसिबिलिटी मतलब सुनिश्चित करना। फिर सेफ्टी, एक दूसरे का माहौल और बच्चे अपने विचार व्यक्त कर सके और पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए एक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना। सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए उसका रूटीन और स्ट्रक्चर को भी जानना जरूरी है कि उसका रूटीन को बनाना, एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाना जिससे बच्चे प्रेडिक्टेबिलिटी महसूस करे और एंजाइटी कम हो, मतलब उसको गुस्सा ना आए, ऐसा उसके लिए रूटीन बनाना, उसका स्ट्रक्चर को बनाना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी आईपी की हर बच्चे की अलग अलग होती है, मतलब हर बच्चे का आईपी करना जरूरी है, इसीलिए आईपी का निर्माण करना आवश्यक है। हर बच्चे का अलग अलग नीड होता है, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग उसका आईपी बनाना। आईपी में चाइल्ड स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल और आवश्यक सपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। हम जो आईपी बनाएंगे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि आईपी का फुल फॉर्म लिखें, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या प्लान लिख सकते हैं। तो आईपी में चाइल्ड का स्ट्रेंथ यानी इसको किस क्षेत्र में उसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसका किस क्षेत्र में वीकनेस है, तो उसके अनुसार उसको गोल को लेना और उसके सपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। आईपी के इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलर रिव्यू से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे को सही दिशा में सपोर्ट मिल रहा है। मतलब आईपी जब हम तैयार करते हैं तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करेंगे, उसको जानेंगे कि इस गोल में हमने काम किया तो उस गोल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो अगर हम डेली बेसिस पे या फिर वीकली
मंथली रिव्यू करेंगे, तब उसका जो सुनिश्चित है कि वो कितना इम्प्रूव कर पा रहा है उसको, तब जानेंगे कि उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्राइज या रिवार्ड या पसंदीदा एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो कुछ कर लिया तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम रिवार्ड देते हैं, या टॉफी दे सकते हैं, या फिर उसका उत्साह बढ़ा सकते हैं, वाह बेटा तुमने अच्छा किया, या फिर कुछ जो उससे रिलेटिव, उसको जो गेम ज़्यादा पसंद है उस गेम को उसको करवाएंगे। फिर है कंसिस्टेंट रूल एंड एक्सपेक्टेशन, यानी ग्रुप के सभी बच्चे के लिए क्लियर और कंसिस्टेंट रूल सेट करना, ताकि वे जान सके कि उनको क्या उम्मीद की जा रही है। ये हाई सपोर्ट नीड में हम पढ़ रहे हैं कि उसको किस तरह से उसको मतलब उसके जो स्ट्रेंथ उसको बढ़ाया जा सके। तो फिर है कोलाबरेटिव अप्रोच। तो कोलाबरेटिव अप्रोच में हर एक, जैसे कि उसमें टीचर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, पेरेंट्स हो गए, अन्य प्रोफेशनल के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि एक होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सके, यानी हर एक क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट किया जा सके। और इसके लिए रेगुलर मीटिंग फीडबैक सेशन से सभी स्टेक होल्डर को एक ही पेज में रखना चाहिए। मतलब सभी को जो अलग अलग प्रोफेशनल है, जैसे पेरेंट्स, टीचर, थेरेपिस्ट, तो उन सभी को एक मीटिंग करके, क्लब करके, उस बच्चे की नीड के अनुसार हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं उसको जानना एक बहुत बड़ी फैक्टर काम करती है। और उसका फीडबैक लेना, रेगुलर मीटिंग करना, तब उस बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो जान सकते हैं। चैलेंजिंग एंड सॉल्यूशन। हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे के साथ चैलेंजिंग आ सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन बैरियर। कुछ बच्चों को अपनी बात कहने में कठिनाई हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड जैसे पिक्चर बोर्ड, साइन लैंग्वेज का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है कि कुछ बच्चे मतलब अपना जो भी कुछ इमोशन है, अपना जो भी उसके अंदर मन में चल रहा है वो कैसे व्यक्त कर सकता है, तो इसमें उसको कठिनाई आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, यानी पिक्चर बोर्ड दे सकते हैं, साइन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो अपना कम्युनिकेशन बैरियर है उसको वो दूर कर सकता है। फिर है बिहेवियरल इशू। अगर कोई बच्चे में बिहेवियरल इशू है तो उसके बिहेवियर चैलेंजिंग हो तो बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि उसका बिहेवियर को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए एक प्लान सेट करना। फिर है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अक्सर रिसोर्स की कमी हो सकती है और इसका समाधान के लिए क्रिएटिव स्ट्रेटजी जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकता है। रिसोर्सेज का मतलब है कि उसके नीड के अनुसार उसका संसाधन का उपयोग। जैसे मान लीजिए कोई सीपी बच्चा है, उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए उसका जो नीड है उसे क्या चाहिए, तो सीपी चेयर चाहिए या फिर उसके अनुसार व्हील चेयर चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो संसाधन का यूज होता है वो हो गया रिसोर्स। तो हमें रिसोर्स पर भी ध्यान देना है, उसकी रिसोर्स की जो कमी है उसको पूर्ति करना है। इसके लिए क्रिएटिव स्ट्रेटजी जैसे कम्युनिटी रिसोर्स का उपयोग किया जा सकता है। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। रेगुलर इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि सपोर्ट स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मॉडिफाई किया जा सके, कि हमने जो स्ट्रेटजी लगाया है वो कितना इफेक्टिव रूप से काम कर रहा है। और हमें हमेशा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि उसमें अगर वो इफेक्टिव नहीं काम कर रहा है तो उसमें किस तरह से मॉडिफाई किया जा सके। और इसके लिए प्रोग्रेसिव ट्रैकिंग के लिए असेसमेंट टूल, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करना, कि उसमें मान लीजिए कि वो आईडी का बच्चा है तो उसमें अलग अलग प्रकार के टूल आते हैं, एसडी है, एसएलडी है, तो उस टूल का यूज करके उसके इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड। पहला है हाई सपोर्ट नीड को डिफाइन। हाई सपोर्ट नीड मतलब कि उन इंडिविजुअल या ग्रुप की देखभाल जिनको नियमित या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने डेली एक्टिविटीज़ को
इफेक्टिवली मैनेज कर सके। यानी कि इंडिविजुअल यानी खुद यानी व्यक्तिगत या फिर ग्रुप की देखभाल जिनको नियमित यानी डेली बेसिस पे यानी अतिरिक्त मतलब जितना ज़रूरत होना चाहिए उससे ज़्यादा की देखभाल यानी आवश्यकता होती है ताकि वे डेली एक्टिविटीज़ को आसानी से मैनेज कर सके या इफेक्टिवली वो कर सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड यानी हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो डिवर्स नीड्स इन ग्रुप में शामिल बच्चों की ज़रूरतें एक दूसरे से बहुत अलग होती है। किसी को फिजिकल असिस्टेंस चाहिए तो किसी को बिहेवियरल और किसी को इमोशनल की ज़रूरत होती है। यानी कि इसको डाइवर्स नीड चाहिए मतलब हर एक को अलग अलग प्रकार से उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सपोर्ट चाहिए। किसी को फिजिकल असिस्टेंस चाहिए, किसी को बिहेवियरल चाहिए, किसी को इमोशनल चाहिए। तो इन तरीके से अलग अलग क्षेत्र में उसकी ज़रूरत होती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कई बार एक ही बच्चे में मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकते हैं जैसे कि बौद्धिक विकलांगता के साथ साथ शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है। जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसको बौद्धिक दिव्यांगता है उसके साथ साथ उसका शारीरिक दिव्यांगता भी है। कोई सीपी है यानी उसको सेरेब्रल पल्सी उसके साथ उसका विजन भी है, लो विजन भी है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के उसके दिव्यांगता हो सकती है। डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर ऐसे ग्रुप में बच्चों की केयर गिवर और सपोर्ट प्रोवाइड पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है। मतलब कि ऐसे जो हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे होते हैं इसको केयर गिवर और डिपेंडेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमेशा सपोर्ट की प्रोवाइड किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसको केयर गिवर की आवश्यकता होती ही होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक यानी कि इंटरेक्शन पैटर्न ऐसे ग्रुप में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एक दूसरे और केयर गिवर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इससे इफेक्टिव सपोर्ट स्ट्रेटजी डेवलप की जा सकती है कि जो बच्चे हैं हाई सपोर्ट नीड वाले वो ग्रुप में किस तरह काम करते हैं और इसके लिए केयर गिवर उसके साथ यानी बच्चे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है और इसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप किया जा सकता है। यानी ग्रुप कोहेंशन हाई सपोर्ट नीड वाले जो बच्चे हैं उसको ग्रुप में कोहेंशन बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह इंश्योर करना ज़रूरी है कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज हो। यानी कि जो हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे का ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इसके लिए कोहेंस करना है। उसके चैलेंजिंग ये हो सकता है। असेसिंग द नीड ऑफ ग्रुप इंडिविजुअल असेसमेंट यानी कि हर बच्चे का जो असेसमेंट है वो ग्रुप के इंडिविजुअल कर सकते हैं। हर बच्चे के इंडिविजुअल असेसमेंट करनी चाहिए ताकि उसकी स्पेसिफिक नीड को आइडेंटिफाई किया जा सके। यानी कि जो भी बच्चा है उसको ग्रुप में हम असेसमेंट एक बार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट भी करना है ताकि उस बच्चे की स्पेसिफिक नीड क्या है उसको हम जान सके और उसके अनुसार हम गोल सेट कर सके और उसके बिहेव पर हम उस क्षेत्र में काम कर सके, तब उसमें हमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। FBA फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट यह एक टेक्निक है जो बिहेवियरल चैलेंज को समझने और मैनेज करने में मदद करती है। यह जो बिहेवियरल FBA है बिहेवियरल फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट यह टेक्निक का यूज करके हम उसको बिहेवियरल चैलेंज को समझने और मैनेज करने में मदद करती है। इससे पता चलता है कि कौन से फैक्टर बच्चे के बिहेवियरल को ट्रिगर कर रहे हैं, यानी जो बच्चे का बिहेवियर है उसको ट्रिगर कर रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ग्रुप में प्रत्येक बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना महत्वपूर्ण है और इससे टॉलरेट सपोर्ट प्लान बना सकते हैं कि यानी उस बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, किस क्षेत्र में उसका मजबूतता है और किस क्षेत्र में उसकी कमी है, वह जानेंगे तब उसके अनुसार हम काम कर पाएंगे। डेवलपमेंट ग्रुप बेस्ड इंटरवेंशन कॉमन गोल्स यानी कि ग्रुप बेस्ड इंटरवेंशन और कॉमन गोल ग्रुप के सभी बच्चे के लिए कुछ कॉमन गोल सेट करने चाहिए ताकि वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और म्यूचुअल सपोर्ट डेवलप हो सके, यानी साथ मिलकर उनका विकास हो सके। और कॉमन गोल सेट करने से हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ग्रुप में
उन बच्चों के लिए कॉमन गोल सेट करेंगे और उस पर काम करेंगे, तब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसका म्यूचुअल सपोर्ट कैसे डेवलप हो रहा है वो देखेंगे। फिर है पीयर सपोर्ट सिस्टम, यानी पीयर में ग्रुप पीयर सपोर्ट सिस्टम ग्रुप में पीयर सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करने से बच्चों को सोशल स्किल और इंडिपेंडेंस सीखने में मदद मिलती है। पीयर सपोर्ट सिस्टम यानी कि ग्रुप वाले बच्चे, जैसे एक एज के ग्रुप के बच्चे हैं, उसको साथ में रखने से उसके अंदर पीयर सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करने में, या उसका जो सोशल स्किल है, सामाजिक स्किल है, वह इस्टेब्लिश होता है और इंडिपेंड मतलब कि आत्मनिर्भर बनने के लिए वो सीख पाते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटीज मानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी और रूटीन से ग्रुप में स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी आती है, जिससे बच्चों को कंफर्ट और सिक्योरिटी महसूस होता है। यानी स्ट्रक्चर यानी कि जो बच्चे के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि उस बच्चे में किस प्रकार से उसकी ज़रूरत है और उसको ऐसा फील ना हो कि वो अनसिक्योरिटी फील हो। बच्चे को मतलब महसूस हो कि हाँ, हम सही जगह पे हैं और हमें सही चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें अनकम्फर्ट जोन महसूस ना हो। रोल ऑफ केयर गिवर और सपोर्ट प्रोवाइडर, यानी कि हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे को हमने पहले जिक्र किया है कि इसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो देखभाल कौन करेगा? तो उसका केयर गिवर करेगा, उसका सपोर्ट प्रोवाइडर होगा वो करेगा। तो इसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, केयर गिवर और सपोर्ट प्रोवाइडर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, न केवल फिजिकल असिस्टेंस देने बल्कि इमोशनल और सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए कोई फिजिकल असिस्टेंट दे दिए और उसको हम इमोशनली उसको मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्मेंस मतलब नहीं दे रहे हैं, तो भी वो बच्चा में क्या है कि वो अपने अनुसार उसको जो महसूस होना चाहिए, सिक्योरिटी महसूस होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो उस बच्चे में क्या है कि उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो सोशल सपोर्ट भी करना, यानी सामाजिक जो स्किल है उसको भी इम्प्रूवमेंट करना और उसको सपोर्ट देकर उसके जो इंडिपेंडेंस है यानी आत्मनिर्भरता है वो बनाना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, केयर गिवर के लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप जरूरी है ताकि वे नए स्ट्रेटजी और बेस्ट प्रैक्टिस को सीख सके। यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, तो जो हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे हैं तो उसके अनुसार समय समय पर क्या है कि चेंजेस आती है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो उसी अनुसार केयर गिवर का भी रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस हो, वर्कशॉप हो, ताकि वे नए स्ट्रेटजी यानी कि हर एक क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें किन किन असिस्टेंट डिवाइस का चेंजेज हुआ, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस को सीख सके वह और बच्चे पर वो काम कर सके। कोलैबोरेशन विथ फैमिलीज, यानी फैमिलीज के साथ कोलैबोरेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चे की सबसे अच्छी नीड को समझते हैं और उनका सहयोग इफेक्टिव सपोर्ट प्लानिंग में की रोल निभाते हैं। यानी कि फैमिली ही उसका सबसे ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वह उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको पता है कि इस बच्चे को क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए कोलैबोरेशन यानी कि फैमिली और जो भी टीचर्स है, जो भी प्रोफेशनल्स है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इफेक्टिव सपोर्ट प्लान में मतलब अच्छा रोल निभा सकते हैं। अब आ जाता है कि उस बच्चे में चैलेंजिंग इन मैनेजिंग ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड। रिसोर्स लिमिटेशंस, कई बार रिसोर्स की कमी हो सकती है, जैसे कि ट्रेंड स्टाफ ना हो, इक्विपमेंट या फिर अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज। तो इन सारे रिसोर्स की कमी के कारण उस बच्चे में जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। रिसोर्स यानी कि जो हम चैलेंजिंग की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो रिसोर्स लिमिटेशन, एक बार रिसोर्स की कमी हो सकती है, जैसे कि ट्रेंड स्टाफ ना हो, मान लीजिए कि जो ट्रेंड स्टाफ होनी चाहिए वो ना हो, इक्विपमेंट की कमी यानी संसाधन की कमी, मतलब कोई भी तकनीक है उसकी कमी, या फिर अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है। फिर एक कम्युनिकेशन बैरियर, भाषा यानी संचार का बैरियर, कुछ बच्चों को अपनी नीड फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है, जिससे कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी भावनाओं को, तो वो चैलेंजिंग हो सकता है। फिर इमोशनल एंड बिहेवियरल चैलेंज,
ऐसे ग्रुप में इमोशनल और बिहेवियरल इशू आम बात है और हो सकते हैं, जिसे मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। यानी इमोशनल और बिहेवियरल जो चैलेंज है उसके लिए हमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट, मतलब कि ऐसे बच्चे का ग्रुप में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पर्सनल सेंटर्ड अप्रोच, यानी हर बच्चे को एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करना और उसकी स्पेसिफिक नीड के अनुसार प्लान बनाना, ये हो गया पर्सनल यानी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। यानी हर बच्चा का इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करना और उसके स्पेसिफिक नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए रिवार्ड या प्राइज का उपयोग करना, कि ये बच्चे में पॉजिटिवनेस आए इसके लिए इनकरेज करना और उसके लिए रिवार्ड और प्राइज का उपयोग करना। एडेप्टिबिलिटी, स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मॉडिफाई किया जाना, मतलब कि हर एक के अनुसार। जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि फ्लेक्सिबल होने के कारण जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें।